नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन सिंह राजपूत है और आज मैं आपके सामने प्राचीन भारतीय इतिहास का एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं जिस टॉपिक का नाम है मगध साम्राज्य का उदय। एक नया टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य अपन देखेंगे दोस्तों कि अपन भारतीय इतिहास के जिस क्रम में चल रहे हैं, अगर उस क्रम का बात करें तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बाद अपना वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता का हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था दोस्तों। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता की ओर है। बट अगर हम फिर से 6वीं शताब्दी में बात करें दोस्तों, तो 6वीं शताब्दी का जो कार्यकाल था वो महाजनपद काल का कार्यकाल कहलाता है दोस्तों। तो इस महाजनपद काल में हम देखते हैं कि महाजनपद काल में फिर से द्वितीय नगरीकरण का काल भी से कहा जाता है। तो यहां से हम फिर से देख रहे हैं दोस्तों कि हम ग्रामीण सभ्यता से फिर से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इस नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने का कुछ कारण है, उस कारण के बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसके अलावा मगध साम्राज्य के उदय में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, उस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। तो मगध साम्राज्य में जो टॉपिक आएगा, सबसे पहला टॉपिक इसमें आर्थिक संपन्नता, दूसरा अपन देखेंगे दोस्तों तो मगध साम्राज्य के उदय के कारण, तीसरा अपन देखेंगे दोस्तों कि मगध साम्राज्य में कौन से शक्तिशाली राजवंश आए, और चौथा अपन देखेंगे दोस्तों कि मगध साम्राज्य जो एक महाजनपद के रूप में आगे बढ़ता है, फिर कालांतर में पूरे उत्तर भारत में उसका साम्राज्य स्थापित हो जाता है दोस्तों। तो ये जो चार टॉपिक है दोस्तों जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों तो आर्थिक संपन्नता। मैंने आपको बताया दोस्तों कि मगध साम्राज्य में अपन देख रहे हैं महाजनपद काल में, इसे हम द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं। तो क्यों फिर से हम द्वितीय नगरीकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसके कुछ कारण थे दोस्तों। तो सबसे जो मेन कारण था, हम यहां पर फिर से देख रहे हैं दोस्तों, तो आर्थिक रूप से हम यहां पर संपन्न हो रहे हैं। तो आर्थिक रूप से संपन्नता के कारण जो थे, सबसे जो मुख्य कारण था वो था कृषि का विकास। कृषि का विकास अगर हम देखें दोस्तों, तो अगर हम एक एग्जांपल में मगध साम्राज्य की बात करें तो मगध साम्राज्य को हम देखते हैं। मगध साम्राज्य आपके गंगा नदी और गंगा की कुछ सहायक जिसमें सोन, गंडक, घाघरा, इन नदियों के संगम पर स्थित है। तो इन नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण यहां पर प्राकृतिक रूप से देखा जाए दोस्तों, तो यहां की मिट्टी अधिक, जो दोमट मिट्टी है यहां पर, वो अधिक ज्यादा उपजाऊ होगी। तो अधिक ज्यादा उपजाऊ होने के कारण यहां पर कृषि देखेंगे दोस्तों, तो बहुत अच्छे तरीके से कृषि का विकास हो सकता है। तो कृषि के विकास होने के कारण यहां पे देखेंगे दोस्तों, तो यहां के जो कृषक है वो यहां पे बहु फसलों का उत्पादन करेंगे। हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि इस काल में किसान एक वर्ष में 3-3 बार फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। तो सीधी बात है, जब बहु फसलों का उत्पादन यहां पर होगा तो सीधी बात है यहां पे जो उत्पादन होगा वो सरप्लस में होगा, मतलब उत्पादन अधिभार में हम लोग को प्राप्त मिलेगा। और जब उत्पादन हमको सरप्लस में मिलेगा तो सीधी बात है हमारी यहाँ पे आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। तो सरप्लस उत्पादन हो रहा है दोस्तों, आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर बहुफसल हो रहा है, आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है, इसलिए यहाँ के किसानों की स्थिति हम देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे बड़े किसान हो रहे हैं। इन बड़े किसानों को कहा गया था गृहपति, जो एक प्रकार से बड़े किसान होते जिनके पास बहुत सारी भूमि होती थी और उन बहुत सारी भूमियों में वो बहुत सारा उत्पादन करते थे। तो ये गृहपति दोस्तों हम देखते हैं, तो दो गृहपति का हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। यहाँ पे दो गृहपति के नाम हमें ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलते हैं, जिसमें एक था मेंढक। तो इस मेंढक ने गौतम बुद्ध को 1250 गाय जो है भेंट स्वरूप प्रदान किए थे। इस बात से पता चलता है दोस्तों कि एक जो गृहपति है, एक जो किसान है, उस कितना ज्यादा यहाँ पे उन्नत किस्म का है कि वो गौतम बुद्ध को 1250 जो उस समय गाय थे दोस्तों, ये वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं तो विनिमय का एक सबसे बड़ा साधन गाय माना जाता था दोस्तों। तो जब ये 1250 गाय गौतम बुद्ध को भेंट कर रहा है, तो इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जो गृहपति है वो कितना ज्यादा उन्नत है। ठीक है, इसके अलावा एक साकेत का गृहपति था दोस्तों, जिसके बारे में हमें देखने को मिलता है कि साकेत के गृहपति ने जीवक नाम के एक चिकित्सक, हम देखेंगे दोस्तों कि
जब अपन मगध साम्राज्य के शक्तिशाली राजवंश की हम बात करेंगे तो वहां पर एक शासक हुए थे जिनका नाम था बिंबिसार। तो इस बिंबिसार के दरबार में एक चिकित्सक रहते थे जिनका नाम था जीवक। तो इस जीवक ने जब इस साकेत के एक गृहपति का इलाज किया था तो इस इलाज के बाद इस गृहपति ने उन्हें 16,000 मुद्राएं और एक पुरुष व एक स्त्री दास यहां पर भेंट स्वरूप प्रदान की थी। तो इस बात से हमें पता चलता है कि जो यहाँ के गृहपति है वो कितने ज्यादा उन्नत है। ठीक है, तो कृषि के विकास से देखें दोस्तों तो यहाँ के जो देखें हम राज्य में कितना ज्यादा विकास हो रहा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रामीण स्थिति की। ठीक है, तो हम देखते हैं दोस्तों कि कैसे ग्रामीण स्थिति से अब कैसे हम नगरीय सभ्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो इस गृहपति से आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों, तो देखते हैं कि गृहपति के बाद अपन देखते हैं कि यहाँ का अगर जो किसान है वो बहुत ज्यादा उन्नत है। तो सीधी बात है यहाँ पर कर वो बहुत ही आसान लेवल पर पे कर सकते हैं। तो जब अपन दोस्तों कर की बात करें तो इसमें अपन बात करते हैं दोस्तों दो प्रकार के कर यहां पर अपन देखने को मिलते हैं। एक कर है बलि और दूसरा कर है दोस्तों यहां पे भाग। ये बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बलि और भाग ये जो दो कर हैं ये एक स्वेच्छाकारी कर थे। स्वेच्छाकारी मतलब आपको अपने इच्छा के हिसाब से ये कर पे करना था। लेकिन हम देख रहे हैं दोस्तों जब यहाँ पे राजवंश का उदय होता है और जब यहाँ पे राजनीतिक स्थिति जब आगे बढ़ती है